हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 12 जीव विज्ञान के 5वें अध्याय वंशागत एवं विभिन्नताएं में। इसके पहले के वीडियो सेशन में हम लोगों ने वंशागत से लेकर के विभिन्नताएं आदि के डिफिनेशन और जो वंशागति होती है इसकी जो शब्दावलियाँ, जीन, इन सब के बारे में हम लोगों ने पूरा विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इस वीडियो सेशन में, वो हमारा टॉपिक होगा उत्परिवर्तन। अंग्रेजी में से म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन, ये जो शब्द हैं इसकी खोज ह्यूगो डे व्रीज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। और इस तरह से जो उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन की परिभाषा के अलावा एक नंबर का आपसे बहुविकल्पी सवाल पूछा जाता है कि जो उत्परिवर्तन है इस शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं उत्परिवर्तन क्या होता है, उत्परिवर्तन कितने प्रकार से होता है, ये आज के वीडियो सेशन की चर्चा होगी। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम लोग इसके पहले के टॉपिक की चर्चा करेंगे कि जिसको हम लोगों ने इसके पहले वीडियो सेशन में देख लिया है, समझ लिया है, पढ़ लिया है। उसमें हम लोगों ने इसके पहले लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ा था, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा था। और उस लिंग निर्धारण में हम लोगों ने देखा था कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है वो डिपेंड करती है गुणसूत्र के ऊपर। और वो जो गुणसूत्र होते हैं प्रत्येक जीव के अंदर उनकी संख्याएं अलग अलग होती हैं। गुणसूत्रों के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल पूरा अध्ययन कर लिया है। गुणसूत्र के परिभाषा से लेकर के गुणसूत्र की खोज, वहाँ नाम आया था सटन बावेरी का नाम आया था, वाल्डेयर का नाम आया था। इनके गुणसूत्रों की स्ट्रक्चर, जो बाहरी स्ट्रक्चर था, इंटरनल स्ट्रक्चर था, इनको हम लोगों ने वहाँ पे देख लिया था। तो उस गुणसूत्र के ऊपर डिपेंड करता है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। और ये लिंग निर्धारण जो असमजात गुणसूत्र होते हैं और समजात जो गुणसूत्र होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इनमें से जैसे मनुष्य के केस में हम लोगों ने समझा था कि मनुष्य के अंदर कुल 46 गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ा, जिसमें से जो 22 जोड़ा गुणसूत्र होता है वो असमजात होते हैं, समजात होते हैं। लेकिन एक जो गुणसूत्र होता है वो समजात गुणसूत्र होता है। और इस तरह से असमजात गुणसूत्र होता है। थोड़ा क्लियर कर लिया जाए कि जो 46 गुणसूत्र थे उसमें 23 जोड़ा जो थे, तो 22 जोड़ा जो होते हैं वो नर और मादा यानी मेल और फीमेल में जो होते हैं वो समान होते हैं, उसको समजात गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक जो होता है वो डिफर होता है, असमजात गुणसूत्र होता है, जिसको लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना गया था। उसी लिंग गुणसूत्र के आधार पर हम लोगों ने लिंग निर्धारण का काम किया था। आज के जो टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वो हमें उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। और ये उत्परिवर्तन जो है ह्यूगो डे व्रीज के उत्परिवर्तन सिद्धांत दिए थे उन्होंने। और इस आधार पर, उसके आधार पर हम लोग यहाँ पर उत्परिवर्तनवाद को भी पढ़ेंगे। और उत्परिवर्तनवाद के बाद ये जो उत्परिवर्तन होता है ये कितने प्रकार का होता है इसको पढ़ेंगे। और उन उत्परिवर्तनों के प्रभाव क्या पड़ते हैं आने वाली पीढ़ियों पर, क्योंकि वंशागत हम पढ़ रहे हैं और वंशागत में ये चीज़ होता है कि माता पिता से लक्षण संतानों में जाते हैं। तो इस तरह से उन संतानों के जो लक्षण हैं उनमें चेंजिंग क्या होती है, परिवर्तन क्या होता है, क्या ऐसी संभावनाएं बनती हैं अगर उनमें उत्परिवर्तन हो जाए। तो उत्परिवर्तन जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का हम लोग पढ़ेंगे। एक जीन में जो उत्परिवर्तन होता है तब क्या चेंजिंग होती है, या जीनी उत्परिवर्तन जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, जीन उत्परिवर्तन होता कब है, किस सिचुएशन में होता है, किस कंडीशन में होता है। और एक गुणसूत्र में उत्परिवर्तन होता है, तो गुणसूत्र में जो उत्परिवर्तन होता है ये क्यों होता है, उसकी क्या सिचुएशन आती है, किस सिचुएशन में गुणसूत्र में परिवर्तन होता है, तो आने वाली संतानों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग इस वीडियो सेशन में करेंगे। तो हम उत्परिवर्तन की परिभाषा से अगर हम चर्चा करें तो यहीं से अगर हम देखते हैं कि उत्परिवर्तन क्या होता है, क्योंकि देखिए इससे लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी तीनों टाइप के क्वेश्चन यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। अति लघुत्तरी क्वेश्चन जो होता है वो बहुविकल्पी टाइप करके होते हैं, पूछ लिए जाते हैं, या एक लाइन का अति लघुत्तरी डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, उत्परिवर्तन की खोज या उत्परिवर्तनवाद किसने दिया। और जो लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आपसे उत्परिवर्तन पर टिप्पणी लिखवाए जाते हैं। और दीर्घ उत्तरी जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे
उत्परिवर्तन की परिभाषा सहित, प्रकार सहित और जो आने वाली संतानें उनमें चेंजिंग के आधार पर किसी एक रोग के बारे में चर्चा कर ली जाती है। अब जैसे उत्परिवर्तन की बात करते हैं, तो उत्परिवर्तन को अगर हम देखें तो उत्परिवर्तन क्या है? सडनली, अचानक होने वाला एक परिवर्तन होता है। जब जीवों के अंदर कोई एक ऐसा परिवर्तन जो अचानक हो जाए, सडनली अचानक हो जाए, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग जो है उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और ये जो उत्परिवर्तन है, इसकी सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग जो है हमने पहले भी बता लिया कि ह्यूगो डे व्रीज नामक साइंटिस्ट था, जिसने जो है उत्परिवर्तन का खोज किया और उन्होंने उत्परिवर्तन के थ्योरी को दिया, इसलिए उसको उत्परिवर्तनवाद के जनक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से उत्परिवर्तन की परिभाषा बहुत आसान है, बड़े आसानी से हम देख लेंगे कि किसी जीव के अंदर होने वाले अचानक, सडनली, एकाएक जो परिवर्तन होता है, इसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि उत्परिवर्तन क्या है। उत्परिवर्तन क्या है कि किसी जीव के अंदर होने वाले अचानक परिवर्तन को या किसी जीव में होने वाले सडनली, एकाएक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। अब इस उत्परिवर्तन की अगर हम टॉपिक की बात करें, उत्परिवर्तन के अगर हम प्रकार की बात करें, तो उत्परिवर्तन में अगर हम प्रकार में देखें तो ये दो प्रकार का होता है। ये तो आपका परिभाषा हो गया, ठीक है। अब अगर इसके हम प्रकार की चर्चा करें कि उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक होता है जीनी उत्परिवर्तन और एक होता है गुणसूत्रीय कह सकते हैं उत्परिवर्तन। तो इस प्रकार से ये दो उत्परिवर्तन होते हैं कि जो आपके जीवन में, जो किसी जीव के शरीर में, जो किसी जीव के आने वाली संतान में, पीढ़ी में कहीं न कहीं से कोई न कोई चेंजिंग ला देते हैं, लक्षणों में चेंजिंग हो जाता है। अब जैसे वैसे भी देख लें, जब हम लोग वंशागत की शुरू में बात किए थे तो हम लोगों ने वहाँ एक शब्द देखा था वेरिएशन, और चैप्टर का नाम है वंशागत एवं विभिन्नताएं। तो वेरिएशन जो शब्द है, विभिन्नताएं जो है, वो क्या है कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी दशा में एक ही माता पिता की यदि दो संतानें हैं तो दोनों जो है एक समान नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उनमें कहीं न कहीं से कोई न कोई परिवर्तन हो जाता है। और वो परिवर्तन कहाँ से होता है? जब इसी गुणसूत्र में, इसी जीन में जब कोई परिवर्तन हो जाता है तो आने वाली संतानें अपने आप क्या हो जाती हैं, उनके लक्षण बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लक्षण जो अचानक हों, ऐसे लक्षण जो एकाएक हो जाएं, उनको उत्परिवर्तन के नाम से जानेंगे, और ऐसे लक्षणों को हम लोग उत्परिवर्तनीय लक्षण के नाम से जानते हैं। तो ये जो उत्परिवर्तन होता है दो तरह का होगा, एक जीनी उत्परिवर्तन होता है और एक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है। अब दोनों में जान लें कि जीनी उत्परिवर्तन में क्या होता है, जब उस जीन खंड में कोई उत्परिवर्तन हो जाए। जीन के बारे में हम लोगों ने देखा कि जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, इसके पहले के सेशन में चर्चा हुई थी, जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने किया था। और ये जीन क्या होता है, एकदम बिल्कुल एकदम मोतियों की माला की तरह एकदम गुणसूत्र के ऊपर, डीएनए खंड के ऊपर स्थित होता है, और एक जीन का एक लक्षण होता है। इस तरह से सैकड़ों की संख्या में जीन पाए जाते हैं। तो उसी जीन के अंदर अचानक कोई अगर परिवर्तन आ जाए तो उसे हम जीनी उत्परिवर्तन के नाम से जानेंगे। और अगर गुणसूत्र में कोई उत्परिवर्तन हो जाए, क्योंकि जो गुणसूत्र होता है वो गुणसूत्र क्या होता, पूरा 23 जोड़ा गुणसूत्र होता, और उनमें कहीं से अगर किसी में भी कोई उत्परिवर्तन हो जाए, किसी में भी कोई चेंजिंग हो जाए, तो उसको हम लोग गुणसूत्रीय परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं हम लोग इस जीन में उत्परिवर्तन यदि हो रहा है तो कितने प्रकार से होता है, गुणसूत्र में उत्परिवर्तन हो रहा है तो कितने प्रकार से होता है, और जीनी उत्परिवर्तन या गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का किसी भी मानव जीवन पर, किसी जीव के जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है, इसको जानने के लिए अब हम लोग अलग अलग जीन उत्परिवर्तन और गुणसूत्र उत्परिवर्तन की चर्चा हम लोग अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे जीनी उत्परिवर्तन का। जीनी उत्परिवर्तन, तो जीनी उत्परिवर्तन में क्या है कि जीनी उत्परिवर्तन में हम लोगों ने देखा कि जब जीन की संरचना में कोई चेंजिंग आती है, जीन की संरचना में कोई परिवर्तन होता है, वो भी कैसे, सडनली, अचानक, तो इस तरह से वो जीनी उत्परिवर्तन है। और इस जीनी उत्परिवर्तन में देखें तो ये जीनी उत्परिवर्तन जो होता है ये अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग टाइप का होता है, क्योंकि जैसे जैसे जिस सिचुएशन में, जिस कारण जीन में उत्परिवर्तन होगा उसके आधार पर इसका नाम भी अलग अलग हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले एक आता है प्रतिस्थापन।
प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन, इस तरह से एक आता है। दूसरा जो इसमें आता है वो विलोपन आता है, विलोपन उत्परिवर्तन। और इस तरह से तीसरा देखेंगे इसमें, तो तीसरा जो है वो आपका आता है गुणसूत्र में, सॉरी, जो म्यूटेशन है उत्परिवर्तन है तीसरे टाइप में, अगर हम लोग देखें तो वो तीसरे में इस तरह से दो तो सिचुएशन आ जाएगा, लेकिन एक ट्रांसफर होता है, एक स्थानांतरण के केस में होता है, जब सीधा सीधा जीन पे जो लक्षण है वो ट्रांसफर हो जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, तो उस आधार पर एक और इसमें नाम अलग से आ जाता है, जिनको अलग से हम लोग देखें तो एक आता है आपका संक्रमण के नाम से जानते हैं, या उसको हम लोग जो है संक्रमण है। अब यहाँ संक्रमण का मतलब इन्फेक्शन से नहीं है, ये संक्रमित मतलब संक्रमण हो जाता है, मतलब वो मिल जाते हैं उसको। इसके पहले के टॉपिक में हम लोग एक संकरण के नाम से जाने थे कि जब ओवरलैपिंग हो जाती है, मिक्सचर हो जाता है, एक जीन का खंड दूसरे जीन पर जब ओवरलैप हो जाता है। हालांकि इसको आगे अभी हम लोग जीन विनिमय के बारे में पढ़ेंगे, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, दो वर्ड अभी और आएंगे, दो टॉपिक हमारे सामने, सहलग्नता और जीन विनिमय। तो लिंकेज तो सहलग्नता हुआ, वो तो समान समान सहलग्नता, साथ साथ लगे होंगे जीन खंड, लेकिन जब लिंकेज हो जाता है तो उस तरह से तो वो साथ साथ हो गए, लिंक हो गया। लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर वो क्रॉस कर जाते हैं, तो उस अवस्था को संक्रमण की अवस्था बोल दी जाती है। तो इस तरह से ये जो जीन के अंदर उत्परिवर्तन होता है, वो जीन के अंदर परिवर्तन जो है ये तीन प्रकार से मुख्य रूप से होते हैं। एक प्रतिस्थापन होता है, एक विलोपन होता है, और एक जो होता है वो संक्रमण की अवस्था होती है। अब ऐसे प्रतिस्थापन की अवस्था में देख लें कि इसमें क्या होता है कि एक डीएनए अणु के एक या अधिक क्षारक युग्मकों का प्रतिस्थापन हो जाता है। क्योंकि जीन कहाँ पाया जाता है, जीन जो है वो डीएनए खंडों पर पाया जाता है, और जो डीएनए है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें 4 प्रकार के क्षारक होते हैं, 4 प्रकार के क्षारक होते हैं। वो क्षारक कौन है, एडिनिन है, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, और एक नाम आता है एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, एक नाम आता है यूरेसिल। ठीक है, तो एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, यूरेसिल, ये 4 प्रकार के क्षारक होते हैं। इनमें 2 जो होते हैं वो प्यूरिन क्षारक होते हैं, और 2 जो होते हैं वो पिरिमिडिन क्षारक होते हैं। तो ये 4 प्रकार के जो क्षार हैं, इनसे मिलकर के डीएनए का निर्माण होता है। अब एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, यूरेसिल, एक नाम इसमें और जो जुड़ करके आता है वो नाम आता है आपका साइटोसिन। ठीक है, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ये 5 नाम आते हैं। इनमें से होता क्या है कि जो हमारा डीएनए है, ये डीएनए में जो क्षारक होते हैं वो एडिनिन होता है, ग्वानिन होता है, थायमिन होता है, और साइटोसिन होता है। ये 5 प्रकार के क्षारकों में 4 प्रकार के क्षारक डीएनए में होते हैं, और 4 प्रकार के क्षारक ही आरएनए में होते हैं। अब इस तरह से 4 प्रकार के जो क्षारक डीएनए में हैं, वो एडिनिन होता है, जो उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन होता है उसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, थायमिन होता है उसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूरेसिल होता है उसे यू से करते हैं, और साइटोसिन को सी से करते हैं। लेकिन ये जो यूरेसिल होता है ये डीएनए में नहीं पाया जाता, ये जो होता है वो डीएनए में नहीं होता। होता क्या डीएनए में, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होता है। और जब आरएनए की बात करते हैं, आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक एसिड में, तो इसमें क्या होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थायमिन की जगह पर यूरेसिल उसमें पाया जाता है। तो इस तरह से वो तो आरएनए डीएनए है, उसकी संरचना है। हालांकि उसकी संरचना इसके बाद की जो चैप्टर आएगा हमारा वंशागत का आणविक सिद्धांत, उसमें हम लोग देखेंगे कि डीएनए का जब स्ट्रक्चर तो ये आएगा। लेकिन चूंकि डीएनए खंड पर जीन पाए जाते हैं और जीन के अंदर उत्परिवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ थोड़ा सा जानना डीएनए के बारे में जरूरी था कि डीएनए के खंडों पर जो जीन का जो प्रतिस्थापन हो जाता है उसकी अवस्था में जब उत्परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये उत्परिवर्तन होता है। किस प्रकार का, प्रतिस्थापन का। तो हम इस तरह से ये चीज कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि डीएनए अणु के एक या अधिक जो भी क्षारक युग्मक हैं, जब उनका दूसरे क्षारक युग्मक के साथ प्रतिस्थापन हो जाता है, जैसे
ये कहने सीधे कि प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन में जब डीएनए के एक या अधिक क्षारक युग्म जैसे एडेनिन ग्वानिन का प्रतिस्थापन हो जाता है दूसरे क्षारक युग्म से, मान लीजिए एडेनिन ग्वानिन है, उसकी जगह पर थायमिन और साइटोसिन आ जाता, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से ये जब परिवर्तन हो जाता है तो ऐसे उत्परिवर्तन को हम लोग कहते हैं कि वो है हमारा प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन। तो इस तरह से प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन किसमें होता है? जीनी उत्परिवर्तन में होता है। और प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन क्या है समझने के लिए हम देख लें कि जब एक या अधिक, दो या अधिक डीएनए की जो क्षारक हैं वो एक या अधिक, दो या अधिक डीएनए के अन्य क्षारकों से जब प्रतिस्थापित हो जाते हैं, अर्थात दो क्षारक हैं उनको हटा करके कोई दूसरा क्षारक आ गया, जैसे एडेनिन ग्वानिन है को हटाकर थायमिन और साइटोसिन आ गया, तब जो उत्परिवर्तन हो गया, तब इस अवस्था के उत्परिवर्तन को हम लोग कहते हैं कि ये जो है वो प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन है। क्लियर हो गया? यानी जब दो क्षारकों को हटाकर कोई अन्य दो क्षारक आए, एक क्षारक को हटाकर कोई अन्य एक क्षारक आए, या दो से तीन क्षारक को हटाकर कोई अन्य उसमें जुड़ जाए, तो जो प्रतिस्थापन हो जाता है इस तरह से, तो इस अवस्था को कहा जाता है कि ये प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन होता है। तो इस तरह से ये हमारा प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन है। और इससे क्या होता है कि ये आने वाली जो संतानें होती हैं उनमें कहीं न कहीं माता पिता के जो लक्षण हैं वो कहीं न कहीं आने वाली संतानों में अपने आप डिफर हो जाते हैं। होना भी चाहिए, जाहिर सी बात है कि जब एडेनिन ग्वानिन का जो काम है वो थायमिन और साइटोसिन जाकर के कर दे रहा है, तो एडेनिन ग्वानिन के जो लक्षण हैं या ये जिसको लेकर के चलने का काम करता है, क्योंकि डीएनए क्या है, आनुवंशिक वाहक का काम करता है, लेकर के जाता, ढोने का काम करता है। तो जो ढोने का काम करेगा, पता चलेगा एडेनिन ग्वानिन के सारे जो भी भुजाएं हैं, जो भी इसके ढोने का वर्क है वो दूसरा कोई कर दे रहा था, अपने आप चेंजिंग आ जाएगी। तो इस तरह से जब प्रतिस्थापन की अवस्था आए तो उसे हम लोग प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी अवस्था जो आती है वो हमारा है विलोपन प्रतिवर्तन उत्परिवर्तन का। विलोपन, डिलीटेशन, यानी विलुप्त हो जाना, टूट के अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, डिलीट हो जाना। तो जो विलोपन की उत्परिवर्तन है, इस विलोपन के उत्परिवर्तन में क्या है, इसमें हम लोग इस चीज को देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक या अधिक क्षारक, अब न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है तो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक या अधिक क्षारक जब नष्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा अब यहाँ न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो चूंकि डीएनए कक्षा 10 में भी हम लोगों ने देखा होगा, 11 में थोड़ा डीएनए के बारे में चर्चा हुई थी। तो जो डीएनए होता है, ये डीएनए, अब जैसे मान लीजिए डबल हेलिकल मॉडल हम लोग पढ़ करके आए हुए हैं, और इस तरह से डबल हेलिकल मॉडल में डीएनए के अगर देखते हैं तो जो दो बड़ी भुजाएं होती हैं इसको न्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है, और इसमें जो छोटी छोटी डंडी लगी होती है इसको फास्फेट शर्करा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड में जब एक खंड कोई टूट जाता हो, न्यूक्लियोटाइड हैं, जब यहाँ पे क्या होता हो कि श्रृंखला में एक या अधिक जो है क्षारकों की क्या होती हो, हानि हो जाती हो। जैसे क्षारक कौन है, एडेनिन है, ग्वानिन है, थायमिन है और यूरेसिल है। जब इसकी हानि हो जाती हो तो यानी वो समाप्त हो जाते हो, डिलीट हो जाते हो, तो ऐसी अवस्था को क्या कहा जाएगा, विलोपन उत्परिवर्तन कहा जाएगा। क्योंकि जब इस पे पाए जाने वाले तमाम क्षारक हैं, जैसे एडेनिन है, एडेनिन के साथ ग्वानिन जुड़ा हुआ है, थायमिन है, थायमिन के साथ साइटोसिन जुड़ा हुआ है फास्फेट बॉन्ड के द्वारा, तो इस तरह से अगर ये विलुप्त हो जा रहे हो, कोई इसमें से डिलीट हो जा रहे हो इसमें से, तो इस अवस्था को जो हम लोग कहेंगे वो विलोपन उत्परिवर्तन का होगा। और संक्रमण में तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि सीधे सीधे वो मिक्सर हो जाए, हम लोग कहने जैसे मिक्सचर हो जाता है, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाता है, एक दूसरे को उसमें मिल जाता है, तो आने वाले जो संतानें होती है उसमें लक्षण भी इस तरह के तमाम हो जाते हैं। ठीक है, कि ताकि उस आधार पर एक लक्षण शो नहीं करता, क्योंकि जो आने वाली संतानें, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्पेसिफिक लक्षण दिखता है, जैसे नाक है का बनावट हुआ, कान का बनावट हुआ, बाल का रंग हुआ या बाल की बनावट हुई, तो स्पेशली वो सेपरेट माता या पिता से हो जाता। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण आते हैं कि जो माता पिता के किसी अंग में दोनों लक्षण उसमें शो करने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे उत्परिवर्तन भी अचानक कभी कभी इस तरह से हो जाते हैं। तो ये प्रतिस्थापन, विलोपन और संक्रमण की अवस्था जो होती है वो जीनी उत्परिवर्तन में होती है। ठीक, क्लियर हो गया? ठीक, इसको एक बार थोड़ा सा देख लेंगे।